हेलो फ्रेंड्स, ट्रिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपका एक चैप्टर है कृषि भूमि संबंध उद्योग और पारिस्थितिकी पर प्रभाव। तो काफ़ी डिटेल में हम इस चैप्टर को कवर करेंगे। मेनली चैप्टर कह रहा है कि जो ब्रिटिश शासन रहा था, जो उपनिवेशवाद रहा था भारत के अंतर्गत, उसका कृषि पर, भूमि पर, उद्योग पर, भारतीय कृषि, भारतीय भूमि, भारतीय उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा था, पारिस्थितिकी पर क्या प्रभाव रहा था। तो इसे हम काफ़ी डिटेल में कवर करेंगे। प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक देखना ताकि सारी बातें आपको आसानी से समझ में आ सकें। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला टॉपिक है उसमें हम कृषि और भूमि संबंधों में परिवर्तन को समझेंगे। तो बात करते हैं कृषि और भूमि संबंधों में परिवर्तन की। ब्रिटिश सत्ता के आने से पहले भारत में एक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था थी। अधिकांश लोगों ने कृषि के माध्यम से अपना जीवन यापन किया, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार के विनिर्माण उद्योगों की विशेषता भी थी। भारत अन्य चीज़ों के साथ साथ धातु, कीमती पत्थर और कपास और रेशम से बने वस्त्रों के उत्पादन में अपने हस्तशिल्प उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें ब्रिटिश काल के पहले की, अगर हम बात करें भारत में, देखो भारत में जब ब्रिटिशर्स का राज नहीं हुआ था, जब ब्रिटिशर्स ने, जो इंग्लैंड के जो लोग थे, अंग्रेज़ों ने जब भारत को गुलाम नहीं बनाया था, अगर हम उससे पहले की बात करें तो भारत में जो अर्थव्यवस्था थी वो आत्मनिर्भर थी। आत्मनिर्भर का मतलब समझ रहे हैं? वो अपने ऊपर डिपेंड थी, उसको किसी दूसरे देश या कोई ऐसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था चल सके। मतलब ये कि भारतीय अर्थव्यवस्था ब्रिटिशर्स से आने से पहले काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी और आत्मनिर्भर थी। देखो सिंपल सी बात है कि जो भारतीय गांव रहे थे, स्पेशली जब हम गांव की बात करते हैं ना, वो आत्मनिर्भर थे पूरी तरह। गांव में जितने भी लोग थे वो आपस में लेन देन कर रहे थे, आपस में वो जीवन यापन कर लेते थे। वो किसान जो खेती करता था वो अपना उत्पादन किसी कारीगर, जो मतलब कोई सामान बनाने वाला व्यक्ति, उसको दे देता था और सामान उससे ले लेता था। तो ऐसे कई सारी चीज़ें चलती रहती थी। वस्तु विनिमय वगैरह हो गया, या पैसों का या सिक्कों के द्वारा लेन देन हो गया। तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को हम जब देखते हैं स्पेशली भारत में, तो वो आत्मनिर्भर थी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था भारत में काफ़ी ज़्यादा आत्मनिर्भर थी और उस समय ग्राम ज़्यादा थे भारत में। लेकिन जब हम बात करते हैं ब्रिटिशर्स के आने के बाद की, तो ब्रिटिशर्स क्या करते हैं? सिंपल सी बात है, ब्रिटिशर्स भारत की अर्थव्यवस्था को ख़राब करते हैं। अब भारत में जब ब्रिटिशर्स नहीं आए थे तो उस समय ना केवल भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि ही प्रधान, मतलब कृषि ही ज़्यादा होती थी, बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था में विनिर्माण उद्योग भी थे। देखो भारत में लोग कृषि तो करते थे मेनली रूप से, ठीक था, लेकिन फिर भी विनिर्माण उद्योग भी थे। जैसे कि आपने सुना होगा ढाका हो गया, जो ढाका है जो आज बांग्लादेश का हिस्सा है, लेकिन वो पहले जब भारत का हिस्सा था तो वो एक काफ़ी अच्छा एक औद्योगिक शहर था। मछलीपट्टनम हो गया, मछलीपट्टनम वगैरह शहर रहे हैं जहाँ पर काफ़ी विनिर्माण से संबंधित गतिविधियाँ होती रही थी। भारत में जो हस्तशिल्प था वो काफ़ी प्रसिद्ध था। रेशम से बने जो वस्त्र थे काफ़ी प्रसिद्ध थे। सिंपल सी बात है, ब्रिटिशर्स के आने से पहले जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी उसमें हम विनिर्माण को भी देखते हैं, कृषि को भी देखते हैं, और इससे हमें यही पता चलता है कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी वो आत्मनिर्भर थी। वो इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं थी जितनी ज़्यादा ब्रिटिशर्स के आने के बाद हो गई। पूर्व ब्रिटिश काल की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि कृषि भूमि खरीदने बेचने वाली वस्तु नहीं थी। इसमें निजी संपत्ति की धारणा पूर्णतः अनुपस्थित थी। देखो दोस्तों, जब ब्रिटिशर्स भारत में नहीं आए थे, मतलब जब ब्रिटिशर्स का राज भारत में नहीं हुआ था, तो उससे पहले अगर हम बात करें तो भारत में निजी संपत्ति की धारणा प्रबल नहीं थी। जैसे कि हम जानते हैं कि अंग्रेज़ों की जो धारणा रही है वो प्राइवेटाइजेशन को ही बढ़ावा देने की रही है। वो हमेशा से ही पूंजीवाद के समर्थक रहे। लेकिन फिर भी पूंजीवाद इतना बेकार नहीं है। पूंजीवाद ठीक है, आज भी हम देख रहे हैं, हम पूंजीवाद की ओर अग्रसर हो रहे हैं। लेकिन उस समय अगर हम बात करें ब्रिटिश काल से पहले की, तो भारत में निजी संपत्ति की धारणा नहीं थी। लेकिन अब ब्रिटिश जब आ गए भारत में तो निजी संपत्ति की धारणा भी सामने आ गई। अब निजी संपत्ति की धारणा ये जो सामने आई, ये हमारे समाज के लिए घातक सिद्ध हुई। घातक इसलिए सिद्ध हुई क्योंकि देखो पूंजीवाद को अगर पूरी तरह लागू किया जाता भारत में तो वो अच्छा होता। लेकिन ब्रिटिशर्स ने आधे पूंजीवाद को लागू किया, मतलब एक तरह से बेकार चीज़ें लागू की। इससे ये बेकार हो, मतलब इसका एक नकारात्मक प्रभाव ही पड़ा। अभी हम आगे इसे काफ़ी समझ लेंगे। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल, बिहार और उड़ीसा में राजस्व इकट्ठा करने का अधिकार कंपनी को मिल गया। कंपनी ने जल्द से जल्द ही भारत में ब्रिटिश भूमि संबंधों को लागू
करके कई महत्वपूर्ण परिवर्तन किए, जिनके परिणाम स्वरूप क्या परिणाम निकले उसके, तो किसान का भूमि पर वंशानुगत अधिकार समाप्त हो गया, अर्थात लगान न देने की अवस्था में उसे भूमि से बेदखल किया जा सकता था। इसके अलावा कृषि भूमि खरीदने बेचने वाली वस्तु बन गई। इसके अलावा पुराने सामंतवादी वर्ग का स्थान भूस्वामियों के एक नए कुलीन वर्ग ने ले लिया, जिसका परम उद्देश्य जबरदस्ती लगान वसूल करके राज्य को देना था, तथा जो कानूनों और अथवा नैतिक किसी भी दृष्टिकोण से कृषि के विकास के प्रति कटिबद्ध नहीं था। देखो दोस्तों, हम जानते हैं कि प्लासी का युद्ध होता है, फिर प्लासी के युद्ध के बाद फिर बक्सर का युद्ध होता है 1964 में। उसके बाद हम यही देखते हैं कि बंगाल, बिहार, जो उड़ीसा का जो ये क्षेत्र, इतना बड़ा क्षेत्र, ये पूरा का पूरा ब्रिटिशर्स के हाथ में आ जाता है और यहाँ से उनको राजस्व इकट्ठा करने का पूरा अधिकार उनको मिल जाता है, मतलब वो टैक्स ले सकते हैं। और उस समय टैक्स कहाँ से लेते थे? मुख्य रूप से कृषि से। देखो, टैक्स आज हम देखते हैं कि बहुत सारे सेक्टर हैं, हर जगह से हम टैक्स लेते हैं, इनकम टैक्स लगाया, बहुत कुछ लगाया, लेकिन उस समय कृषि ज़्यादा थी, कृषि से ही सब कुछ था, तो कृषि पर बहुत ज़्यादा उन्होंने टैक्स लेना शुरू किया। अब राजस्व इकट्ठा करने का अधिकार अंग्रेजों को मिल गया, जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको ये अधिकार मिल गया था। अब इसी कारण से उन्होंने जल्द से जल्द भारत में जो भूमि संबंध था, भूमि संबंध का मतलब है जो सामंतवादी जो लोग थे या जो अधिकारी वगैरह थे, जिनको पहले टैक्स दिया जाता था किसानों के द्वारा, अब ये जो संबंध थे कृषि का और जो टैक्स लेने वाला जो व्यक्ति, उनके बीच का जो संबंध था, अब वो बदल गया। इन्होंने बहुत सारे परिवर्तन कर दिए, जैसे कि कंपनी ने कई परिवर्तन किए भूमि संबंधों में, जैसे कि अब जो किसान था, पहले क्या था, किसान की जो ज़मीन होती थी उस पर उसके जितने भी वंश के लोग होते थे उनका अधिकार होता था। मतलब ये पहले किसान को उसकी ज़मीन से बेदखल करना आसान नहीं था, लेकिन अब क्या हुआ, अब अधिक से अधिक लगान लगाया गया और अगर लगान नहीं दिया किसी किसान ने तो उसको आसानी से उसकी ज़मीन से बेदखल किया जा सकता था। कहने का मतलब आप समझ रहे हैं, पहले इतना आसान नहीं था कि किसी किसान को उसकी ज़मीन से हटा पाना, ये वंशानुगत उसका अधिकार था, ज़मीन उसकी थी। लेकिन अब अगर कोई किसान लगान देने में असमर्थ था तो उसको ज़मीन से हटाया जा सकता था कंपनी के शासन में। इसके साथ ही जो कृषि ज़मीन थी, जो कृषि भूमि थी, अब उसको वो एक वस्तु बन गई बेचने खरीदने वाली। पहले ज़मीनें, आप खुद सोचिए, आपने कई सारी फिल्में देखी होंगी जिनमें ज़मीनों के लिए लड़ाई होता आपको दिखाया गया होगा। आप उससे समझ सकते हैं ज़मीन की कीमत भारतीय लोगों के लिए कितनी ज़्यादा रही है। यही स्थिति हम ब्रिटिशर्स के आने से पहले की अगर हम बात करें तो यही स्थिति उस समय हम देखते हैं कि कृषि भूमि या जो ज़मीन हुआ करती थी भारतीयों की, वो भारतीय लोगों के लिए वो बहुत ज़्यादा उनके लिए उसका महत्व था। और इसी कारण से जो कृषि भूमि थी उसको बेचना खरीदना आसान नहीं था बिल्कुल, लेकिन अब एक वस्तु सी बन गई, कोई भी व्यक्ति खरीद ले, कोई भी व्यक्ति बेच दे। यहाँ तक कि देखो, गांव में क्या होता है कि गांव में हम जानते हैं कि समाज बटे हुए हैं, समाज बने हुए हैं, लोग एकजुट होकर भी रहते हैं, ये भी देखा है हमने। तो क्या होता था कि किसी नए व्यक्ति का प्रवेश वर्जित मान लिया जाता था। अगर कोई दूसरे गांव का व्यक्ति कोई ज़मीन वगैरह खरीद रहा है तो पहले काफ़ी जांच पड़ताल होती थी कि भाई ये व्यक्ति कौन है, किस मूल का है, किस जाति का है, भाई मतलब हमारे गांव में बसने लायक है या नहीं है। थोड़ा ये भी चीज़ें ध्यान रखी जाती थी और इसी कारण से हम देखते हैं कि कई बार जो गांव के लोग होते थे वो किसी नए व्यक्ति को प्रवेश नहीं करने देते थे अपने गांव में, और इस कारण से ज़मीन वगैरह बिक भी नहीं पाती थी। तो कई सारी बातें इसमें हैं। लेकिन अब क्या हुआ, ज़मीन को बेचना खरीदना काफ़ी आसान हो गया। इसके अलावा जो पहले पुराना जो सामंतवादी वर्ग था, पहले जो प्रभुत्वशाली वर्ग था, जो किसानों से कर वगैरह या टैक्स वगैरह लिया करता था, लेकिन अब पुराने को हटाकर एक नया सिस्टम लागू किया, कई सारे नए सिस्टम लागू किए, जिसके तहत एक नया कुलीन वर्ग आया जिसका ज़मीनों पर अधिकार हो गया। अंग्रेजी शासन के अंतर्गत एक नया कुलीन वर्ग आ गया ज़मीन से संबंधित, जैसे कि बड़े बड़े ज़मींदार आ गए, और वो डायरेक्टली उनका काम था कि वो किसानों को उनको लूटना था। पहले जो सामंतवादी वर्ग थे, आप इन्हें भी ज़मींदार कह सकते हैं, लेकिन फिर भी ये इतने कठोर नहीं थे जितने ये नए वाले आए, तो वो कठोर हो गए ज़्यादा। सारी बातों को समझेंगे। अब देखो, भू राजस्व का मतलब होता है ज़मीन से जो मतलब खेती वगैरह होती है उससे जो टैक्स कलेक्शन होता है, रेवेन्यू जो कलेक्ट होता है, वो होता है भू राजस्व। भू राजस्व के संदर्भ में ब्रिटिश उपनिवेशी शासन ने 3 प्रणालियों का विकास किया। पहला है स्थायी बंदोबस्त,
स्थायी बंदोबस्त को आप जमींदारी व्यवस्था मान सकते हैं, ठीक है। जमींदारी व्यवस्था का इसने विकास किया था। पहला है स्थायी बंदोबस्त, दूसरा है रैयतवाड़ी व्यवस्था, तीसरा है महलवारी व्यवस्था। अब भू राजस्व से संबंधित ब्रिटिश उपनिवेश में भारत में 3 प्रणालियों का विकास हुआ और ये 3 प्रणालियाँ ये थी, ठीक है। 3 प्रणालियों को लागू किया गया था, टैक्स वसूलने की ये 3 प्रणालियाँ थी, इनको लागू किया गया था। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं स्थायी बंदोबस्त की, कि आखिर ये परमानेंट सेटलमेंट क्या था। वैसे कम शब्दों में बताया जाए तो जो परमानेंट सेटलमेंट था दोस्तों, सिंपल सी बात है, परमानेंट कर देना। बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी कि अब आज इतना टैक्स लिया जा रहा है, कल इतना लिया जाएगा, परसों इतना। फिर ये क्या था, इसमें दिक्कत हो रही थी, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी कम कभी ज़्यादा। और या एक नंबर ऑफ चीज़ जो होती है, एक फिक्स अमाउंट नहीं था किसानों के लिए कि उन्हें कितना टैक्स देना है या कितना कर उन्हें देना है, तो फिक्स्ड नहीं था। इस कारण से बहुत सारी प्रॉब्लम लग रही थी, उस समय देखी जा रही थी, जिस कारण से स्थायी बंदोबस्त को लाया जाता है और स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत फिक्स्ड कर दिया जाता है। अब इसको फिक्स कर दिया जाता है कि जो टैक्स होगा, जो कर राजस्व होगा, भू राजस्व, वो निश्चित कर दिया जाता है। ये था स्थायी बंदोबस्त। अभी डिटेल में पढ़ते हैं, इसे समझते हैं, सारी बातें क्लियर होंगी। लॉर्ड कॉर्नवालिस को आप जानते हैं, मैंने कितनी बार दिखाया। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भू राजस्व संबंधी सभी समस्याओं को एक नई नीति। लॉर्ड कॉर्नवालिस कौन थे? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस बंगाल के गवर्नर जनरल रहे थे, ठीक है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भू राजस्व संबंधी सभी समस्याओं को एक नई नीति द्वारा हल करने की कोशिश की, जिसे स्थायी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट का नाम दिया गया, जिसे 1793 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा उत्तरी मद्रास में, मद्रास कहाँ पर है? तो तमिलनाडु, ठीक है। उत्तरी मद्रास में, आज तमिलनाडु का पहला पुराना नाम है मद्रास, तमिलनाडु में मद्रास में लागू किया गया। इस नीति के अंतर्गत उन सारे या सभी जमींदारों की भूमि का उन सबको जमींदारों की भूमि का मालिक घोषित कर दिया गया, जिन्हें पिछले शासन ने राजस्व इकट्ठा करने के एजेंटों के रूप में नियुक्त किया था। अब देखो दोस्तों, पहले यहाँ पे आप समझो, थोड़ा सा रीड करूँगा, दैन तो फिर रीड बाद में करेंगे आगे। देखो थोड़ा सा समझो, पहले क्या हुआ स्टार्टिंग में। अभी तो मान लो ये 1793 तक आ गए और 1793 में जाकर इस व्यवस्था को लागू किया गया, लेकिन इससे पहले भी तो व्यवस्था थी, क्योंकि हम तो जानते हैं कि 1757 में ही अंग्रेजों का राज स्थापित हो गया था और उन्हें राजस्व संबंधी कई अधिकार मिल गए थे। फिर 1764 में ही मिल जाते हैं कई अधिकार। तो 1764-1757 के बाद से क्या होता है कि राजस्व इकट्ठा करने के लिए, टैक्स इकट्ठा करने के लिए कई सारे एजेंट की नियुक्ति कर दी जाती है। किसके द्वारा? ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। वो एजेंट भारतीय होते हैं, कुछ अंग्रेजी भी होते हैं, लेकिन भारतीय मुख्य रूप से होते हैं। तो उन एजेंटों के द्वारा टैक्स इकट्ठा किया जाता है। इसमें बहुत सारा भ्रष्टाचार वगैरह भी देखा जाता है, बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। इस कारण से इस व्यवस्था को बदलने के लिए आता है स्थायी बंदोबस्त। सिंपल सी बात है, उस समय अंग्रेजी जो शासन था, जो कंपनी का शासन था, नई नई कंपनी जीती थी, बंगाल का स्वामित्व, तो उसने सोचा कि अगर हम डायरेक्टली जाएंगे टैक्स मांगने तो हो सकता है लोग विद्रोह कर दें। अगर हम राज करें पूरे बंगाल के ऊपर तो हो सकता है जनता हमारे खिलाफ विद्रोह कर दे। बहुत सारी चीज़ें थी। तो इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए उन्होंने पहले एजेंटों को नियुक्त किया, ताकि वो उनके लिए उनकी तरफ से टैक्स वसूल करें और उन्हें ला के दें। लेकिन फिर इसमें काफ़ी कमियां आई सामने, जिन सभी कमियों को दूर करते हुए लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इस व्यवस्था को लागू किया, ठीक है, इस व्यवस्था को सामने रखा। अभी ये व्यवस्था क्या है अभी आपको समझ में आएगा। साथ ही उनके कुछ अधिकार एवं कर्तव्य निश्चित कर दिए गए। कृषि भूमि के सर्वोच्च मालिक के रूप में उन्हें, अब देखिए दोस्तों, पहले यहाँ पे जो एजेंट थे, जिनको जो कुछ लोग थे जिनको अधिकार दिया गया था टैक्स इकट्ठा करने का, अब उनको क्या किया गया, अब उनको एक बड़ी जमींदारी दे दी गई। अब उनको एक बहुत बड़ी ज़मीन, कई सारे गांव दे दिए गए और कह दिया गया कि आप इस ज़मीन के पूरे मालिक हो, ठीक है, आप पूरी ज़मीन के मालिक हो और अब आपका काम है कि हमें इस पूरी ज़मीन से टैक्स लाकर देना। ये एक तरह से ज़मींदारी व्यवस्था को यहाँ पर काफ़ी मजबूत किया गया और उनको कई सारे अधिकार दे दिए गए। कुछ अधिकार एवं कर्तव्य उनके लिए निश्चित कर दिए गए। जिनको बड़ी ज़मींदारी दे दी गई, उनके लिए कुछ अधिकार दिए गए और उनके कुछ कर्तव्य निश्चित किए गए,
कृषि भूमि के सर्वोच्च मालिक के रूप में अब उन्हें कृषि भूमि का पूरा सर्वोच्च मालिक बना दिया गया, जिसके कारण से यहाँ पे निम्न बातें लिखी हैं, नहीं समझना है अभी हमें। मालिक के रूप में उन्हें इस भूमि अथवा इसके किसी भी भाग को क्रय विक्रय अथवा उपहार द्वारा किसी और व्यक्ति को हस्तांतरित करने का पूर्ण अधिकार होगा। इसके लिए उसे सरकार से आज्ञा लेने की आवश्यकता नहीं है। जमींदार का यह स्वामित्व का अधिकार वंशानुगत होगा। गांव के आसपास बेकार पड़ी भूमि को जमींदार जैसे चाहे किराए पर दे सकता है। इन अधिकारों के बदले जमींदार से अपेक्षा की गई कि वे राज्य को भू राजस्व निश्चित समय पर अदा करेंगे तथा अकाल, बाढ़ अथवा किसी अन्य प्राकृतिक आपदा के नाम पर राजस्व में किसी प्रकार की कटौती अथवा देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राजस्व अदा न करने की स्थिति में उनकी भूमि पर सरकार का कब्जा हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अब हुआ क्या, यहाँ पर ध्यान से समझिए। जो एजेंट वगैरह थे या जो पहले प्रभुत्वशाली लोग थे, जिनको ये काम सौंपा गया था कि वो टैक्स कलेक्ट करें, ठीक है, अब उन्हीं एजेंटों को या जो प्रभुत्वशाली लोग थे, जो नए अमीर वर्ग के जो लोग थे, अब उनको बड़ी बड़ी ज़मीनें दे दी सरकार ने। कह दिया कि आप इस ज़मीन के पूरे मालिक हो, ठीक है, आप एक मालिक हो और आपको कुछ अधिकार मिले हुए हैं और आपके कुछ कर्तव्य भी हैं। अब आपको इनको पूरी तरह निभाना है। अब एक मालिक के तौर पर उन्हें कई सारे अधिकार दिए गए, जैसे कि इस जो भी उन्हें ज़मीन दी गई, बड़ी जो ज़मीन दी गई, उसके वो पूरी तरह मालिक थे। इस कारण से उन्हें वो उसको बेच भी सकते थे, खरीद भी सकते थे। मतलब अब वो ज़मीन के किसी भी भाग को बेच सकते थे और ख़रीद भी सकते थे, और या फिर वो किसी को गिफ्ट में उपहार के स्वरूप भी दे सकते थे या किसी को हस्तांतरित भी कर सकते थे। तो उन्हें काफ़ी अधिकार दे दिया गया और सरकार से उन्हें कोई पूछने की ज़रूरत नहीं थी। मतलब ये कि उन्हें काफ़ी ज़्यादा मतलब सर्वोच्च मालिक बना दिया गया उन्हें अपनी ज़मीन का, जो ज़मीन उन्हें दी गई। इसके अलावा ज़मींदार का जो स्वामित्व था वो वंशानुगत था। मतलब पहले उसका मतलब आज वो है तो कल उसका बेटा उसका मालिक हो जाएगा। इसके अलावा जो गांव के आसपास जो बेकार पड़ी भूमि है, ज़मींदार चाहे तो उसको किराए पर दे सकता है। जैसे कि मान लो अंग्रेजों ने तो जो कृषि भूमि थी वो सौंपी थी बड़े बड़े व्यक्तियों को, ज़मींदारों को, तो जो कृषि भूमि थी वो सौंप दी थी। लेकिन कृषि भूमि के साथ साथ एक बड़ा एरिया था जहाँ पर जंगल थे या खाली पड़ी ज़मीन थी, जहाँ पर कुछ खेती वगैरह भी नहीं हो रही थी, या अगर हो भी रही है तब भी, तो ज़मींदारों को या जो व्यक्ति थे उनको ये अधिकार दे दिया गया कि वो किराए पर उस ज़मीन को या किसी भी चीज़ को दे सकते हैं। अपनी ज़मीन का कोई भी भाग किराए पर दे सकते हैं। अब यहाँ पर उनके जो कर्तव्य थे वो ये थे कि उन्हें, जो ये ज़मींदार वगैरह थे, इन्हें एक निश्चित समय में एक समय सीमा निर्धारित कर दी गई और एक निश्चित समय में उनसे अपेक्षा की गई कि वो बिना कोई बहाना बनाए सरकार को एक निश्चित राजस्व सही टाइम पर देंगे। एक नया मतलब एक जो सही टैक्स निर्धारित किया गया है सरकार के द्वारा, वो पूरा का पूरा टैक्स राजस्व सरकार को इन ज़मींदारों के द्वारा दिया जाएगा। अगर ये समय पर नहीं दे पाएंगे तो इनकी ज़मींदारी इनसे छीन ली जाएगी। इनसे पूरा का पूरा जो इनकी ज़मीन है उसको छीन लिया जाएगा और उस पर सरकार का कब्जा मान लिया जाएगा। तो ये चीज़ें थी। सिंपल सी बात है, ज़मींदार को एक निश्चित समय अवधि में जो निर्धारित किया गया था और जो राजस्व निर्धारित किया गया था उसको समय पर पहुंचाना था कंपनी के पास। अगर कंपनी को नहीं दे पाएगा वो, तो उसकी ज़मींदारी नीलाम कर दी जाएगी। तो ये सारी बातें थी, और ऐसे में वो अकाल या बाढ़ वगैरह का बहाना नहीं बना सकता। मतलब ये सिंपल सी बात है कि अंग्रेज़ों को जो कंपनी थी उसको बस राजस्व से मतलब है, चाहे बाढ़ आए, चाहे अकाल आए, चाहे कुछ भी आए। उन्होंने बड़े बड़े ज़मींदार खड़े कर दिए, उनको ज़मीनें सौंप दी, कहा भाई हमें राजस्व चाहिए, बस राजस्व जब तक दोगे तब तक आप ज़मींदार हो, तब तक आप इस ज़मीन के मालिक हो, नहीं तो नहीं। राजस्व की राशि सदा के लिए निश्चित कर दी गई। जो स्थायी बंदोबस्त लागू करते समय काश्तकारों से प्राप्त होने वाले राजस्व का 10/11 भाग था और 1/11 भाग जमींदार का हिस्सा रखा गया। जमींदार राजस्व की निश्चित राशि यहाँ पे राशि होगा, निश्चित राशि सरकार को देकर बाकी सारी राशि अपने पास रख सकता था। इस व्यवस्था में सरकार की राशि सदा के लिए निश्चित कर दी गई तथा जमींदार जब चाहे लगान बढ़ा सकता था और किसानों से मनचाहा लगान वसूल कर सकता था। सिंपल सी बात है। और एक इम्पॉर्टेंट बात है, जो स्थायी बंदोबस्त था उसमें राजस्व हमेशा के लिए एक निश्चित कर दिया गया।
मतलब अंग्रेजों ने सभी जमींदारों से कह दिया कि हमें, जैसे कि मान लो उदाहरण ले रहा हूँ, एक हाइपोथेटिकल उदाहरण है कि हमें इस जमींदारी से 20 लाख रुपए सालाना चाहिए तो चाहिए, ठीक है, 6 महीने में या 2 महीने में, 3 महीने, जो भी होगा उनका समय, तो हमें इस टाइम पीरियड के बीच हमें सिर्फ 20 लाख रुपए हर उसके ऊपर, जैसे हर समय बीतने पर हमें चाहिए। ये एक टैक्स के रूप में हमें इतना अमाउंट चाहिए और ये बदलेगा नहीं, चाहे 1 साल बीत जाए, चाहे 2 साल बीत जाए, अगर आप मतलब जो भी टाइम लिमिट है आप उसमें देते रहो, और ये 20 लाख का 20 लाख ही रहेगा। मतलब ये कि अगर आपको सालाना टैक्स के रूप में 20 लाख रुपए देने हैं कंपनी को, तो आपको चाहे 20 साल बीत जाए, आपको 20 ही लाख देने पड़ेंगे। कहने का मतलब आप समझिए, हर साल इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं होगी, जैसे कि आज 20 साल है तो कल 21 साल कर दे कंपनी की, नहीं भाई महंगाई बढ़ गई है, 21 साल दो, अब 21 लाख हमें दो, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। चाहे 10 साल बीत जाए, चाहे 20 साल बीत जाए, कंपनी आपसे सिर्फ 20 लाख रुपए सालाना टैक्स लेगी, कुछ ऐसा। हालांकि ये हाइपोथेटिकल उदाहरण है, बस आपको समझाने के लिए। वो टैक्स डिपेंड करता था, उन्होंने निश्चित किया था ज़मीन के हिसाब से, उन्होंने निश्चित कर दिया था इस इलाके के लिए इतना टैक्स है, इसके लिए इतना। अब ये कैसा था, यहाँ पर आप इसे समझिए। अब जो अमाउंट वगैरह निश्चित किया गया था उसमें क्या चीज़ें थी, उसमें ये बातें थी कि जो राजस्व था, जो भू राजस्व था, उसका जो 11/11, उसके 11 पार्ट्स होंगे, 11 में से 10 पार्ट जो हैं वो कंपनी ले लेगी, और जो एक पार्ट बचेगा 11 में से वो ज़मींदार रख लेगा। ठीक है, ये बात हुई थी कि जो राजस्व होगा, मतलब जो निश्चित राशि तय की गई, जैसे कि मान लो 20 लाख निश्चित तय की गई है, अब 20 लाख में से 1/11 जो भाग होगा वो ज़मींदार रख लेगा, और बाकी का बाकी किसको दे देगा, कंपनी को दे देगा। ये बात हुई थी, ठीक है। लेकिन हाँ, यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि ज़मींदार के पास ये अधिकार था कि अगर वो चाहे तो वो अपना टैक्स कलेक्शन बढ़ा भी सकता है। कंपनी ने कहा हमें मतलब नहीं है, हमें इतना टैक्स दे दो, और आप चाहे जितना भी लो, आप किसानों से टैक्स लो ना लो, हमें मतलब नहीं है। आप चाहे उनसे पूरी की पूरी जो उनकी फसल है उनको छीन लो, हमें लेना देना नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं कहा उन्होंने, मतलब कहने का उनका यही था कि हमें बस टैक्स चाहिए, हमने जो निश्चित राशि दी कही है आपको कि हमें इतना इतना चाहिए, तो हमें इतना इतना चाहिए, बस उन्होंने फिक्स्ड कर दिया इतना। और ज़मींदार के पास ये मतलब ये चीज़ें थी, शक्ति थी कि वो अपने टैक्स को, कलेक्शन को बढ़ा सकता था। यहाँ एक बात ध्यान देना अलग से बता रहा हूँ, जो स्थायी बंदोबस्त था उसमें जो राशि निश्चित की गई थी वो काफ़ी मतलब ऊंची दर से निश्चित की गई थी। मतलब जो ब्रिटिश कंपनी, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसके जो अधिकारी थे उनको यकीन था कि आगे आने वाले दिनों में भाई महंगाई वगैरह बढ़ेगी, समय बीतेगा तो परिवर्तन आएगा, इसलिए इन्होंने इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत जो राजस्व था उसको ज़्यादा रखा था, उसकी दरें काफ़ी ऊंची रखी थी। और इसी कारण से शुरू में जब स्थायी बंदोबस्त लागू हुआ था तो सभी के जमींदार इसको चुका पाने में काफ़ी असफल थे, इससे काफ़ी शोषण हुआ था। लेकिन हाँ, ओवर द टाइम जब महंगाई सही में बढ़ गई तो इसका एक बेकार प्रभाव भी पड़ा, इसे हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ तक हमने स्थायी बंदोबस्त को काफ़ी डिटेल में समझा। अब हम बात करते हैं सेकंड जो प्रणाली थी वो था रियायतवाड़ी व्यवस्था, रियायतवाड़ी सिस्टम। जब स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया तो लगान की निर्धारित की गई राशि उस समय की उच्चतम राशि थी, परंतु यह राशि सदा के लिए निश्चित होने के कारण कुछ ही वर्षों बाद नाकाफी प्रतीत होने लगी। कई जगहों पर जमींदारों का हिस्सा सरकार की राशि से अधिक होने लगा। दूसरे शब्दों में सरकार को नुकसान होने लगा, अतः या इसीलिए कुछ अन्य क्षेत्रों में लगान की एक अलग व्यवस्था लागू की गई जिसे रियायतवाड़ी व्यवस्था कहा गया। यह व्यवस्था दक्षिणी मद्रास, बम्बई, बरार, पूर्व पंजाब तथा असम के कुछ भागों में लागू की गई। इस व्यवस्था में सरकार ने जमींदारों की बजाय राजस्व के लिए किसानों से सीधा समझौता किया। प्रत्येक किसान की भूमि का राजस्व अलग से निर्धारित किया गया। सिंपल सी बात है, जो रेतवाड़ी व्यवस्था थी उसको क्यों लाया गया भाई? जब स्थायी बंदोबस्त प्रणाली ज़्यादा अच्छी सिद्ध नहीं हुई, इसीलिए इस व्यवस्था को लाया गया। देखिए दोस्तों, जो स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत जो भू राजस्व निश्चित किया गया था, शुरू में तो वो तो ऊंचा लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे महंगाई तेज़ी से बढ़ी, क्योंकि उस समय महंगाई भी तेज़ी से बढ़ी थी और काफ़ी उत्पादन भी ज़्यादा होने लगा, लेकिन भाई उन्होंने तो स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत एक निश्चित राशि मांगी। लेकिन अब क्या हुआ, ये जो स्थायी बंदोबस्त था ये मतलब असफल सिद्ध होने लगा। ऐसा इसलिए कि इसके अंतर्गत जो टैक्स कलेक्शन था वो बहुत कम लग रहा था, वो बहुत कम था। उसकी जो दरें थी, शुरू में तो लग रहा था वो बहुत ऊँची थी, लेकिन फिर भी अब वो निम्नतर लग रही थी।
और जो ज़मींदार थे वो समय समय पर अपने दरों को बढ़ाए जा रहे थे और वो किसानों से काफ़ी ज़्यादा टैक्स वसूल रहे थे। और इस कारण से ये भी देखा गया कि कई सारे ज़मींदार कंपनी से ज़्यादा टैक्स ले रहे थे। तो मतलब ज़मींदारों को कंपनी से भी ज़्यादा, ईस्ट इंडिया कंपनी से भी ज़्यादा फ़ायदा हो रहा था। तो इसी कारण से जो दूसरे क्षेत्र थे, बंगाल वगैरह को छोड़ के जो दूसरे क्षेत्र थे, वहाँ पर स्थायी बंदोबस्त को लागू नहीं किया गया और वहाँ पर रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया। कहाँ-कहाँ पर? तो बम्बई में, बरार में, पूर्व पंजाब वगैरह में, असम के कुछ भागों में इसको लागू किया गया। और यहाँ पर किसानों से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट किया गया। पहले क्या था? ज़मींदारों से कॉन्टैक्ट किया गया कि ज़मींदार के पास अंग्रेज़ गए या फिर जो ज़मींदार है वो अंग्रेज़ों के पास गए टैक्स देने। ठीक है? अंग्रेज़ टैक्स लेने गए और ज़मींदार टैक्स देने गए। तो ये चीज़ें थी। और अब किसानों से होता था समझौता। जो कंपनी के अधिकारी थे वो डायरेक्ट किसानों के पास जाते थे, ज़मींदार कुछ था ही नहीं बीच में। किसानों से डायरेक्ट अधिकारियों ने कॉन्टैक्ट किया, डायरेक्ट किसानों से टैक्स वसूलने का ये सीधा समझौता इस व्यवस्था के तहत किया गया। लेकिन कई सारी बातें यहाँ पे हमें ध्यान देनी पड़ेंगी, अभी हम समझेंगे उनको। लेकिन यहाँ पे बात करते हैं, इसमें किसान को भूमि का मालिक बना दिया गया। पहले क्या था? पहली वाली व्यवस्था में ज़मींदार को पूरा मालिक बनाया गया ज़मीन का। लेकिन यहाँ पर किसान को पूरी तरह उसकी ज़मीन का मालिक माना गया। और इस व्यवस्था की निम्नलिखित विशेषताएं थी। किसान को सरकार से सीधे भूमि प्राप्त करने के रूप में मान्यता दी गई। उसके काश्तकारी मतलब होता है जो खेती होती है, उसकी खेती के अधिकार को धारक अधिकार का नाम दिया गया। भूमि का मालिक उसका अधिभोक्ता भी था, अतः किसान को भूमि का प्रयोग करने, किराए पर देने, गिरवी रखने या किसी अन्य को हस्तांतरित यानी कि ट्रांसफ़र करने का पूरा अधिकार था, जब तक वह सरकार को भू राजस्व नियमित रूप से अदा करता रहता, तब तक उसका भूमि पर अधिकार बना रहता। सिंपल सी बात है, पहले ज़मींदार को स्थायी व्यवस्था में हम देखते हैं, ज़मींदार को कई सारे अधिकार दिए गए, ज़मींदार को मालिक बनाया गया। उसी तरह किसान को रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत उसकी ज़मीन का मालिक बनाया गया। अब किसान को ये राइट दिए गए सरकार के द्वारा कि वो अपनी ज़मीन का मालिक है, वो अपनी ज़मीन को मतलब अपनी ज़मीन पर पूरी तरह खेती कर सकता है। अगर वो चाहे तो अपनी ज़मीन को किराए पर भी दे सकता है, किसी को बेच सकता है, किसी को दे सकता है, किसी को ट्रांसफ़र कर सकता है, गिरवी रख सकता है, अब वो चाहे कुछ भी कर सकता है। लेकिन यहाँ पर मेन बात यही है कि उसे सरकार को राजस्व नियमित रूप से कंटिन्यूअसली उसे देना पड़ेगा, ठीक है? एक रेगुलर उस बेसिस पर उसे टैक्स देना पड़ेगा। रेगुलर का मतलब रोज़ नहीं है, रोज़ का यहाँ पर रोज़ नहीं है, रेगुलर का मतलब जब देने की जो तिथि है, टैक्स देने की जो तिथि है नियमित रूप से, उसे टैक्स अदा करना पड़ेगा। ये बातें निश्चित थी। अब यहाँ पे एक कमी मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर कमी क्या थी? देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन यहाँ पर रैयत वाली व्यवस्था की कमी देखो। पहले क्या था? पहले ज़मींदार शोषण कर रहे थे। किसानों का पहले ज़मींदार शोषण करते थे, लेकिन अब क्या हुआ? अब ज़मींदारों की जगह जो ब्रिटिश कंपनी के अधिकारी थे, अब वो डायरेक्टली शोषण करने लगे इस व्यवस्था के अंतर्गत। अब वो डायरेक्ट ही किसानों के साथ मतलब पहले की जो ज़मींदार थे वो किसानों पर जुल्म ढाते थे। लेकिन अब किसानों से अत्यधिक लगान वसूल करने के लिए जो वहाँ के जो अधिकारी थे अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के, अब वो जुल्म ढाने लगे या वो अब शोषण करने लगे, क्योंकि इसमें वैसे भी निश्चित नहीं था कर वगैरह, तो समय के अनुसार उसमें बढ़ोतरी भी हुई, तो शोषण भी जारी हुआ। इसके बाद है महलवारी या महालवारी व्यवस्था, इसे कहते हैं महालवारी कह लो, महालवारी, ठीक है। महालवारी व्यवस्था उत्तरी भारत तथा पंजाब के कुछ क्षेत्रों में एक अन्य व्यवस्था महालवारी व्यवस्था लागू की गई। देखो, सारी व्यवस्था सिर्फ एक जगह लागू नहीं है, ठीक है, थोड़ा बहुत परिवर्तन के साथ हर जगह मतलब सभी देश मतलब पूरे देश में तीनों ही व्यवस्था को अलग अलग जगह पे लागू किया गया। तो ये व्यवस्था उत्तरी भारत के कई क्षेत्रों में, पंजाब के पूर्वी क्षेत्र में लागू की गई थी, या कुछ क्षेत्रों में, पूर्वी नहीं कुछ क्षेत्रों में लागू की गई थी। इसमें लगान देने के लिए संयुक्त जिम्मेवारी की व्यवस्था की गई। कृषि भूमि को गांव की सामुदायिक संपत्ति के रूप में मान्यता दी गई। इसमें काश्तकार मतलब होता है, काश्तकार मतलब किसान, व्यक्तिगत स्तर पर नहीं बल्कि पूरे गांव की ओर से सरकार के साथ समझौता करते थे। अब क्या हुआ? अब गांव से समझौता हुआ, पहले जमींदार से समझौता हुआ, फिर किसान से समझौता हुआ, अब क्या हुआ? अब पूरे गाँव से समझौता हुआ कि हमें इस गाँव से इतना टैक्स का कलेक्शन चाहिए। गाँव के मुखिया से डायरेक्टली बात की, डायरेक्टली जो सभी किसान थे वो मुखिया को उन्होंने टैक्स दिया और मुखिया जाके कंपनी के अधिकारियों को टैक्स दे रहा था। समझिए बात को।
गांव की बिरादरी अपने मुखिया अथवा प्रतिनिधियों के माध्यम से निश्चित समय पर लगान चुकाने की जिम्मेवारी अपने ऊपर लेती थी और फिर सारी देनदारी आपस में बांट लेती थी। यदि वह यह भूमि जमींदार के पास हो तो सरकार का हिस्सा गांव के कुल राजस्व का 83% निश्चित किया गया था, परंतु यदि ये सारे गांव की सामूहिक भूमि हो तो सरकार का हिस्सा 95% तक हो सकता था। परंतु सरकार का हिस्सा अत्यधिक होने के कारण यह व्यवस्था 10 सालों में ही खुद चरमरा गई, यानी कि खत्म हो गई। बाद में सरकार ने अपने हिस्से को घटाकर 66% तथा 50% भी कर दिया। इसके बावजूद यह व्यवस्था असफल रही। देखिए दोस्तों, क्या बात थी यहाँ पर, समझिए। जो समझौता हुआ टैक्स लेने का, वो पूरे के पूरे गांव से किया गया। अब गांव में जितने भी लोग थे, जितने भी किसान थे, अब वो आपस में टैक्स को बांट लेते थे कि मैं इतना टैक्स दूंगा, मैं इतना दूंगा, इतना दूंगा। और इस तरह पूरे गांव के लिए जो राशि निश्चित की गई थी, एक राशि की मांग की गई थी टैक्स के रूप में, वो राशि और टैक्स मुखिया के द्वारा या एक गांव के द्वारा पूरा का पूरा जो टैक्स था वो कंपनी के अधिकारियों को दे दिया जाता था। मतलब सिंपल है कि यहाँ पर पूरे गांव के साथ समझौता हुआ, और अब गांव के अंदर एक व्यक्ति कम दे रहा है, एक व्यक्ति ज़्यादा टैक्स दे रहा है, वो बात अलग है। अब गांव में आपस में किसानों ने समझौता कर लिया कि मैं इतना दे दूंगा, मैं इतना दे दूंगा, और इस कारण से ये व्यवस्था लागू की गई। सुनने में तो ये भी बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे समझिए। अच्छी का मतलब गलत मत समझना, अच्छी का मतलब ऐसा लग रहा है ना कि ये अच्छा लग रहा है कि किसानों ने आपस में समझौता कर लिया, और फिर जो पूरे गांव से समझौता हुआ था टैक्स के मामले में, वो टैक्स फिर उन्होंने अपने आपस में बांट मिलजुल कर जो टैक्स कलेक्ट किया वो अंग्रेजी सरकार को दे दिया। लेकिन जो दरें थी टैक्स की, जो टैक्स कलेक्शन का जो रेट था वो काफ़ी हाई था, इस कारण से ये व्यवस्था बेकार सिद्ध हुई। अब यहाँ पे समझिए, ये क्या है, 95% क्या है, 83% क्या है। देखो, कई बार जो गाँव थे वो ज़मींदार के अंतर्गत आते थे। कई सारे गाँव ज़मींदार के अंतर्गत थे, और कुछ गाँव ऐसे भी थे जो स्वतंत्र थे, मतलब कि ज़मींदार के अंडर में नहीं थे। तो जिन गाँव में ज़मींदार राज कर रहे थे, अब उन गाँव से जब समझौता किया गया, जिन गाँव से समझौता किया गया जहाँ पर ज़मींदार का शासन था या ज़मींदार प्रमुख था, तो उस गाँव में 83% जो टैक्स था वो लिया, 83% हिस्सा सरकार ने लिया। लेकिन जो गांव किसी ज़मींदार के अंतर्गत नहीं आते थे, जो अपनी सामूहिक भूमि के आधार पर वो खेती वगैरह करते थे, तो वो उन गाँव से 95% तक इन्होंने टैक्स वसूल किया। तो कितना होता है 95%? कुल राजस्व सरकार का, कुल राजस्व का 83% निश्चित किया गया। देखिए दोस्तों, पूरा मतलब 95% आप इसे मत समझिए। जो टैक्स कलेक्शन था, जो निश्चित किया गया था, उसका 95% तक हो सकता था। मतलब 5% जैसे कि जो बीच में बिचौलिए वगैरह हो गए, मुखिया वगैरह हो गए, ये जो काम करने वाले जो अधिकारी वगैरह हो गए, इनको दे दिया गया। और बाकी जो राजस्व था वो अंग्रेजी सरकार को मिलता था। 95% का मतलब आप ये मत समझना कि मान लो किसान ने 10 किलो या 100 किलो गेहूँ का उत्पादन किया, अब 95 किलो ब्रिटिश सरकार ने रख लिया, तो ऐसा मत समझना, ये गलत होगा। परंतु सरकार का हिस्सा अत्यधिक, अब लेकिन फिर भी सरकार का हिस्सा बहुत ज़्यादा था, इस कारण से हम देखते हैं कि 10 सालों के अंतर्गत ही फिर सरकार, मतलब ये व्यवस्था चरमरा गई। और जो बाकी जो प्रतिशत था वो बिचौलिए वगैरह मैंने बताया, जैसे ज़मींदार वगैरह अगर बीच में आ रहे हैं तो उनको दिया गया। हालांकि महलवारी व्यवस्था का मूल उद्देश्य ग्रामीण समुदाय के संयुक्त चरित्र भूमि पर साझे अधिकार को मान्यता देना था, परंतु अत्यधिक व्यक्तिगत स्वार्थी हितों के टकराव के कारण ग्रामीण समुदायों में दरारें पड़ने लगी। देखो, एक तरह से ये अच्छी चीज़ लग रही थी, ऐसा इसलिए क्योंकि इसने ना जो समुदाय की भावना रही है भारतीय समाज में, जैसे कि हम देखते हैं ना कि पहले के टाइम पर लोग अलग अलग फैमिली में नहीं रहते थे, एक जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, लोग आपस में मिलजुल कर खेती वगैरह करते थे। लेकिन अब महलवारी के तहत भी इस चीज़ को बढ़ाने की कोशिश की गई, संयुक्त रूप से खेती की जाए, ना केवल परिवार में बल्कि पूरा समाज संयुक्त रूप से खेती करके अंग्रेज़ों को राजस्व दे। लेकिन अब क्योंकि व्यक्तिगत हित जो थे वो स्वार्थी थे, लोग सेल्फिश हो चुके हैं, पर्सनली हित जो उनके थे वो काफ़ी प्रबल थे, काफ़ी मजबूत थे, तो वो अपने पर्सनली इंटरेस्ट पर ज़्यादा ध्यान देते थे, फ़ायदे पर। इस कारण से ग्रामीणों में आपस में भी टकराव होना शुरू हुआ, तो उनके बीच दरारें भी पड़ने लगी, ग्रामीण समुदायों के बीच। तो दोस्तों, यहाँ तक हमने एक व्यवस्था को समझ लिया, पूरी की पूरी हमने कृषि व्यवस्था को समझा, कृषि से संबंधित जो नियम वगैरह
ब्रिटेन की सॉरी ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी उसके द्वारा जो लागू किए गए थे जो नियम वगैरह जो भी चीज़ें व्यवस्था, या ब्रिटेन की सरकार के द्वारा जो भी चीज़ें कृषि को कंट्रोल करने के लिए भारतीय समाज में लागू की गई थी, राजस्व को कंट्रोल करने के लिए, राजस्व को लेने के लिए, टैक्स कलेक्शन के लिए जितनी व्यवस्था की गई थी उसको अभी तक हमने काफ़ी डिटेल में कवर कर लिया है। अब हम बात करते हैं कि आखिर इन सभी का क्या परिणाम निकला, क्या प्रभाव पड़ा। एग्ज़ाम में कई बार लिखा आ जाता है कि परिणाम, कि जो ये जो कृषि प्रणालियाँ थी इसके क्या परिणाम निकले, या कई सारे परिणाम आ जाते हैं। जैसे कि कई बार लिखा आता है कि ब्रिटिश शासन का भारतीय कृषि वगैरह पर क्या प्रभाव पड़ा, भारतीय कृषि उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा। तो यहाँ पर आप इन सभी चीज़ों को शामिल करेंगे। तो कन्फ्यूज़ मत होना, कैसे भी क्वेश्चन आए आप कन्फ्यूज़ उस समय मत होना। क्वेश्चन को ध्यान से समझना, वो यही पूछेगा आपसे कि नए कृषि भूमि संबंधों पर का भारत में क्या प्रभाव पड़ा। तो जो इन्होंने नीतियाँ, जो प्रणालियाँ लागू की जैसे कि स्थायी बंदोबस्त, रियायतवारी बंदोबस्त हो गया, या रियायतवारी जो व्यवस्था है, या महालवारी जो व्यवस्था है, या दूसरी अन्य जो स्थानीय लेवल पर जो व्यवस्थाएं लागू की कृषि भू राजस्व से संबंधित, उसका क्या प्रभाव पड़ा, क्या परिणाम निकला, अब हम इसको समझ रहे हैं। तो पहला परिणाम था जमींदारीवाद का उदय। जो जमींदारी सिस्टम था उसका उदय हुआ। दोस्तों ध्यान से समझो इस बात को। पहले क्या था, जमींदारी व्यवस्था इतनी प्रबल नहीं थी, सामंतवादी व्यवस्था इतनी प्रबल नहीं थी भारत में जितनी अब हो गई थी। ये जमींदारी व्यवस्था पहले से अलग थी, अभी आप इसको समझेंगे। कृषि भूमि में निजी संपत्ति के प्रवेश ने ग्रामीण व्यवस्था में जमींदारीवाद की धारणा को जन्म दिया। स्थायी बंदोबस्त की धाराओं के अनुसार जमींदारों को राजस्व की राशि नियमित रूप से सरकारी खजाने में जमा करनी होती थी। तथापि 1797 में बने एक कानून के अनुसार जमींदारों को किसानों से समय पर किराया वसूल करने की निरंकुश शक्ति दे दी गई। निरंकुश शक्ति का मतलब है कि अनलिमिटेड पावर दे दी गई कि वो किसानों से किसी भी तरह से वसूली करें, पैसा या जो लगान है वो वसूल करें। देखो दोस्तों, अब क्या हुआ, पहले क्या था, जमींदारी व्यवस्था इतनी प्रबल नहीं थी, सामंतवादी व्यवस्था की बात की जाती है भारत में, लेकिन वो इतनी ज़्यादा कठोर नहीं थी कि किसानों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार किया जाए। ज़रूरी मतलब ज़बरदस्ती नहीं था ज़मींदारों के लिए इतना ज़्यादा कि वो किसानों को बहुत बलपूर्वक उनसे लगान वसूल करें और फिर वो आगे के जो राजा हैं उनको दें। इतना ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं थी। इतनी ज़्यादा जो चीज़ें थी वो नहीं फैली थी। इतनी ज़्यादा निजी संपत्ति की धारणा नहीं फैली थी। लेकिन अब क्या हुआ? अब ये सिद्धांत शामिल हो गया कि पावर में आना है तो ज़मींदार बन जाओ। जो निजी संपत्ति की मतलब जो नीलामी वगैरह की गई तो कई सारे लोगों की होड़ लग गई, कंपटीशन सा हो गया, लोग ज़मींदारी खरीदने लगे और ज़मींदार बनने के बाद वो किसानों का शोषण करने लगे, लगान वसूल करने लगे अत्यधिक। तो ज़मींदारी व्यवस्था का उदय हुआ, इससे किसानों का शोषण हुआ, इससे उन्हें अनलिमिटेड अधिकार मिल गए कि वो किसानों से कितना भी लगान वसूल कर सकते हैं। इसके अलावा बिचौलियों में बढ़ोतरी, नए भूमि संबंधों का एक घातक परिणाम था कृषि भूमि का उत्तरोत्तर किराए पर दिए जाना और बिचौलियों में बढ़ोतरी। जमींदार कृषि भूमि को कुछ बिचौलियों को किराए पर दे देते थे और वे बिचौलिए उसी भूमि को अपने से नीचे किन्हीं और को किराए पर दे देते थे और जो आगे किसी और को किराए पर चढ़ा देते थे। दूसरे शब्दों में जमींदार तथा असली काश्तकार के बीच कई ऐसे बिचौलिए होते थे जिन्हें किसान द्वारा दिए गए किराए में से अपना हिस्सा लेना होता था। जैसे जैसे बिचौलियों की संख्या बढ़ती जाती थी, किसान पर किराए का बोझ भी बढ़ता जाता था। अब देखिए, बीच में अब कई सारे बिचौलिए आ गए, मतलब दलाल आ गए, जो खेती से संबंधित जो चीज़ें थी उसमें शामिल हो गए। सिंपल सी बात है, अब नए भूमि संबंधों के कारण क्या हुआ? नए भूमि संबंधों के कारण कई सारे बिचौलिए सामने आते हैं। क्या होता था? मान लीजिए कि एक ज़मींदार है, तो ज़मींदार ने किसी किसान को या किसी किसान को एक ज़मीन सौंप दी है। किसी किसान को एक ज़मीन सौंप दी है। लेकिन अब वो जो किसान है अब उसने भी किसी दूसरे को ज़मीन सौंप दी गई कि भाई तू मुझे इतना पैसा दे दियो, इस ज़मीन पर तू खेती कर ले। आप समझ रहे हैं बात? जैसे कि ज़मींदार ने खेती करने के लिए किसको दिया किराए पर, या ये या जो ज़मींदार है, या मान लो कोई किसान ही है। मान लो किसान एक ज़मीन का मालिक है, लेकिन फिर भी एट द एंड जो ज़मींदार है वही कृषि का मालिक है
और कृषि जो ज़मीन है उसके ऊपर एक किसान खेती करता है और ज़मींदार उससे टैक्स लेता है। लेकिन अगर जब वो किसान किसी दूसरे किसान को अपनी ज़मीन दे देता है तो वो एक बिचौलिया बन जाता है वो किसान। अब वो किसान क्या कर रहा है, ज़मींदार और जो मेन जो किसान है अब जो खेती करना शुरू कर रहा है उसके बीच का बिचौलिया बन गया। अब उसके बाद जिस किसान ने अगले व्यक्ति को ज़मीन दी थी खेती करने के लिए या कुछ भी करने के लिए, अब वो व्यक्ति भी किसी दूसरे व्यक्ति को ज़मीन दे देता है कि भाई ले तू खेती कर ले, तो मुझे इतना पैसा दे दियो। तो अब ऐसे बिचौलिए बढ़ते गए। किसानों जो व्यक्ति हकीकत में जो किसान था, जो काम कर रहा था, एट द एंड हम देखते हैं जो व्यक्ति ज़मीन को जोत-बोत रहा था, खेती कर रहा था, वो और ज़मींदार इनके बीच में कई सारे बिचौलिए पैदा हो गए। इससे हुआ क्या? इससे यही हुआ कि ज़मींदारों का शोषण हुआ। इन जितना भी पैसा था वो बँट जाता था। ज़मींदारों के जो ज़मींदारों का शोषण नहीं हुआ था, किसानों का शोषण हुआ। किसानों का शोषण हुआ और उनके ऊपर दबाव बढ़ता चला जाता था। अब उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा देना पड़ता था, तो बिचौलियों में बढ़ोतरी हुई। ये एक प्रभाव पड़ा। भूमि का बंटवारा तथा विखंडीकरण। कृषि भूमि में निजी संपत्ति की धारणा लागू होने के बाद प्रत्येक व्यक्ति को इसे खरीदने बेचने का अधिकार मिल गया। परिणाम स्वरूप इससे संयुक्त परिवार टूटने की प्रक्रिया शुरू हो गई। वे परिवार जो पहले संयुक्त रूप से खेती कर रहे थे, अब वंशानुगत कानून के आधार पर अलग हिस्से की मांग करने लगे। अब क्योंकि उन्होंने कानून वगैरह बना दिया अंग्रेज़ों ने, अब वंशानुगत कानून बना दिया कि वंश के आधार पर आपके बेटे की ये प्रॉपर्टी होगी या ऐसे-ऐसे, तो अब बँटवारा होना शुरू हो गया। बँटवारा होने से जो संयुक्त परिवार थे, पहले जो जॉइंट फैमिली थी, जो एक बड़े खेत पर मिलकर खेती करती थी, लेकिन अब उससे क्या हुआ, बँटवारा होना शुरू हो गया क्योंकि वंशानुगत कानून वगैरह आ गए, निजी संपत्ति की धारणा प्रबल हो गई। लोग अब प्राइवेट अपनी हाथ में रखना चाहते थे प्रॉपर्टी को, तो लोगों में विवाद हुआ और जो परिवार थे वो टूटने लगे। और अब क्या हुआ, परिवार टूटने लगा तो इससे ज़मीन का बँटवारा होना शुरू हो गया, विखंडीकरण हुआ, ज़मीन छोटी होती चली गई। और आज भी देखते हैं, हम बात करते हैं, एक बहुत बड़ी समस्या है भारत में, ज़मीन का विखंडीकरण। ज़मीन अब कितने ज़्यादा छोटे-छोटे खेत हैं, बहुत सारे जो किसान उनके पास 1 हेक्टेयर से भी कम, आधे हेक्टेयर से भी कम ज़मीन है। कृषि का वाणिज्यीकरण, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब कि कृषि को व्यापारिक गतिविधियों के लिए बढ़ावा देना। कृषि के क्षेत्र में एक नई विशेषता थी इसका वाणिज्यीकरण। नए भूमि संबंधों तथा लगान की वसूली निश्चित तथा नगद होने के कारण गांव के लिए उत्पादन, प्रोडक्शन ऑफ द विलेज का स्थान बाजार के लिए उत्पादन, प्रोडक्शन ऑफ द मार्केट, प्रोडक्शन फॉर मार्केट ने ले लिया। इसमें कोई शक नहीं कि किसी भी देश में कृषि का वाणिज्यीकरण का एक प्रगतिशील कदम होता है तथा कृषि तथा ब्रिटिश शासन के अंतर्गत इसे एक सुनहरा अवसर भी मिला। लेकिन कृषि का यह वाणिज्यीकरण अप्राकृतिक तथा आरोपित था। दोस्तों सिंपल सी बात है, अब भारत में एक प्रभाव ये पड़ा ब्रिटिशर्स की नीति का, एक ब्रिटिश थे, जो अंग्रेजी कंपनी के जो अधिकारी वगैरह थे, उन्होंने जो नीतियां लागू की उसका एक बेकार प्रभाव या एक प्रभाव ये पड़ा कि भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण कर दिया गया। वाणिज्यीकरण का मतलब होता है कि ऐसी फसलों को उगाने पर ज़्यादा बल दिया गया जो व्यापारिक फसलें थी, जैसे कि गन्ना हो गया, जूट हो गया, चाय हो गई, नील की खेती हो गई, ये ऐसी फसलें थी इनसे पैसा काफ़ी मिलता था। ये स्थानीय लोग नहीं खरीदते थे। ये जो विश्व बाज़ार था, जो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार था, या जो बड़े-बड़े जो शहर थे देश के अंदर, वहाँ पर बेचने के लिए इनका उत्पादन होने लगा। समझिए बात को। अब कृषि में वाणिज्यीकरण आ गया, मतलब कमर्शियलाइज़ेशन आ गया, तो व्यापारिक गतिविधियों के लिए उत्पादन करना शुरू हो गया। सिंपल सी बात है। पहले क्या था? पहले भारतीय जो किसान थे वो खाद्यान्न फसलों पर ज़्यादा बल देते थे और इसी कारण से भारतीय अर्थव्यवस्था, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी स्पेशली, वो आत्मनिर्भर थी। मतलब खाना वगैरह तो वो अपनी खेती से जुटा ही लेते थे। लेकिन अब वो नील की खेती कर रहे हैं भाई, अब वो गन्ना उगा रहे हैं, अब वो जूट उगा रहे हैं। अब भाई गन्ना, जूट या नील को खाया थोड़ा ना जा सकता, उससे पेट थोड़ा ना भरेगा। ये तो बेचने वाली फसलें हैं, लेकिन फिर भी अगर पैसा अच्छा मिल जाए तो क्या दिक्कत वाली बात है। लेकिन यही तो सबसे बड़ी कमी निकली कि कमर्शियलाइजेशन तो हुआ, उन्हें पैसा नहीं दिया गया। महाजनों के पास उन्हें अपनी फसलें कम दामों में बेच देनी पड़ती थी, गरीबी के कारण, दिक्कतों के कारण। तो जो अंग्रेज़ थे, इसके अलावा जो कंपनी थी, वो ज़बरदस्ती मतलब एक तरह से ज़बरदस्ती करती थी, वाणिज्यीकरण के ऊपर ज़्यादा ज़बरदस्ती करते हुए ये कृषि कराती थी और कम पैसे में उनसे ये खरीद लेती थी। कंपनी का शासन था, जब ब्रिटिश सम्राट ने शासन किया तब भी यही हो रहा था।
तो कुल मिलाकर कहा जाए तो ये भी एक प्रभाव था, कृषि का वाणिज्यीकरण होना शुरू हुआ। लेकिन ये भारत के लिए अच्छा नहीं था, बेकार ही था, ठीक है। पहले क्या था, गाँव के लिए उत्पादन होता था, खाने पीने वाली जो फसलें थी जैसे कि आटा, चावल, दाल, जो ये इस इनसे संबंधित जो फसलें थी उसका उत्पादन होता था। लेकिन अब वाणिज्यीकरण के अंतर्गत एक वाणिज्य से संबंधित जो कमर्शलाइजेशन से संबंधित जो फसलें थी उनका उत्पादन हुआ, और ये उत्पादन बाजार के लिए होता था। वैसे तो वाणिज्यीकरण अच्छा होता है, लेकिन फिर भी क्योंकि इस नीतियों का भी सही से लागू नहीं किया गया, बल्कि दबाव डाला गया, भारतीय लोगों के ऊपर दबाव डाला गया कि आपको ये उगाना ही है ऐसी फसलें, और ये प्राकृतिक भी था, सही भी नहीं था। इस कारण से इसका नकारात्मक ही प्रभाव पड़ा। तो ये सारी चीज़ें थी। इसके बाद आता है साहूकारों तथा महाजनों की भूमिका। भूमि निजी संपत्ति तथा क्रय विक्रय की वस्तु हो जाने के बाद कृषि भूमि धीरे धीरे किसान के हाथों से निकलकर साहूकार के हाथ में आ गई, तथा किसान बटाईदार अथवा खेतीहर मजदूर बन गए। क्योंकि किसान गरीब होते गए, ब्रिटिश शासन के अंतर्गत हमने यही देखा, किसान गरीब होते गए, उनकी जो भूमि थी उनके हाथ से निकलती गई। उन्होंने, जो महाजन थे, जो बड़े बड़े अमीर व्यक्ति थे, जो साहूकार थे, जो ब्याज पर पैसा देते थे, उनको अपनी ज़मीन गिरवी रख दी, उनसे पैसा ले लिया, और एट द एंड यही हुआ कि उनकी ज़मीन उनके हाथ से चली गई, और फिर वो एक किसान की एक जो एक मालिक किसान था जिसकी अपनी ज़मीन थी, उसकी जगह वो एक मज़दूर किसान बन गए, एक बटाईदार किसान बन गए जो हाथ बटाने का काम कर रहे थे, एक खेतीहर मज़दूर बन गए जो किस खेत में मज़दूर की तरह काम कर रहे थे। मतलब पहले क्या था, किसान अपनी ज़मीन के मालिक थे, और फिर वो एक गर्व के साथ अपना खेती कर रहे थे, अच्छा पैसा कमा रहे थे, मतलब अच्छा जीवन यापन चला रहे थे ठीक-ठाक। लेकिन अब उनकी ज़मीन उनसे छीनती गई, और ज़मीन जब छिन गई तो वो मज़दूर बन गए, वो खेतों पर मज़दूरी की तरह काम करने लगे। जितना उत्पादन था वो इन महाजनों, साहूकारों या ज़मींदारों का हो जाता था, बाकी जो वो इन्हें देते थे, इन्हें रखना पड़ता था, चाहे वो कम हो, चाहे वो थोड़ा ज़्यादा हो, ठीक हो। इसके अलावा एक प्रभाव पड़ा ग्रामीण ऋणग्रस्तता। लगान व्यवस्था में परिवर्तन, लगान की ऊंची दरें, प्रति वर्ष बढ़ता हुआ लगान, हथकरघा उद्योग का विनाश, सिंचाई के साधनों की अवज्ञा तथा महाजनों की सूदखोरी का सामूहिक परिणाम यह हुआ कि आम किसान ऋण या जो एक लोन होता है उसके बोझ तले दबता गया। ऋणग्रस्ता, जो ग्रामीण व्यक्ति था वो कर्जदार बन गया, ये भी एक नकारात्मक प्रभाव या प्रभाव पड़ा। इसके अलावा कृषि मजदूर तथा कृषि दास्ता में वृद्धि। ग्रामीण ऋणग्रस्तता तथा अनुपस्थिति जमींदारी ने एक अन्य विशेषता को जन्म दिया, और वह थी कृषि मजदूर वर्ग तथा कृषि दास वर्ग का उदय। सिंपल सी बात है, लोग जो किसान थे वो गरीब होते गए, वो कर्जदार बन गए, उनकी ज़मीन उनसे छीनती गई, तो वो अब कृषि दास बन गए, वो अब मजदूर बन गए। तो इन कृषि मजदूर और कृषि दास के वर्ग में भी वृद्धि होती गई। पहले भारत में कृषि मजदूर या कृषि दास की संख्या इतनी अधिक नहीं थी जितनी ब्रिटिश काल में देखी गई। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि जो ब्रिटिश शासन था उसके अंतर्गत जो कृषि से संबंधित जो नीतियाँ वगैरह लागू की गई उसका क्या प्रभाव पड़ा ब्रिटिश शासन के अंतर्गत। तो उसका एक पहला प्रभाव था, जमींदारी व्यवस्था का उदय हुआ, बिचौलियों में बढ़ोतरी हुई, कई सारी बिचौलिए आ गए बीच में, पैसा खाने वाले, ये काम वाम नहीं करते थे। ये बिचौलिए क्या थे, ये कुछ काम नहीं करते थे, ये बीच में ही रहकर पैसा कमाते थे, ये कोई काम वाम करते ही नहीं थे, ये उत्पादन से नहीं जुड़े थे। इसके अलावा भूमि का बंटवारा होना शुरू हो गया, कृषि का वाणिज्यीकरण किया गया, कमर्शलाइजेशन कर दिया गया कृषि का, व्यापारिक फसलें उगाई गई। इसके अलावा साहूकारों और महाजनों की भूमिका बढ़ गई, उनके पास काफ़ी संपत्ति आने लगी, और किसान मजदूर बने। ऋणग्रस्तता हो गई कि जो किसान थे, भारतीय किसान, अब वो कर्जदार बन गए, और इससे क्या हुआ, जो किसान मजदूर थे, जो किसान दास थे, उनके वर्ग में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि होती गई, उनकी संख्या में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि होती गई। तो यहाँ तक हमने आपका जो चैप्टर है कृषि भूमि से संबंधित, ये आधे से ज़्यादा कवर कर लिया है। आधा एग्जैक्टली कहा जाए तो आधा पूरी तरह हमने कवर किया है, और काफ़ी ज़्यादा जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी वो आज के इस लेक्चर में हमने की हैं। अब जो टॉपिक बचा है वो उद्योग से संबंधित बचा है, और उद्योग से संबंधित जो भी बातें बची हैं उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ सारी बातें यहाँ तक आपको समझ में आ गई होंगी। फर्स्ट लेक्चर था ये, फर्स्ट लेक्चर में आपने काफ़ी बातें समझ ली, सेकंड लेक्चर देख लेना, पूरी तरह आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, आपका चैप्टर पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा 2 लेक्चर्स में। तो उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपको अच्छी लगी होंगी, समझ में आई होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है तो, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू।